हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है 2024 क्लास 10th कंप्यूटर एप्लीकेशंस का सॉल्यूशन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। तो चलिए टाइम न लेते हुए सीधा सॉल्यूशंस की बात करते हैं। एक नजर आप क्वेश्चंस पे डाल लें। ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर जो 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया था। तो आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है और काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दिस इज द मार्किंग स्कीम ऑफ 2024 कंप्यूटर एप्लीकेशन पेपर कोड 165 क्लास 10th। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, पहले इंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं कि होता क्या है क्वेश्चन पेपर के अंदर में। जनरली इस क्वेश्चन पेपर के अंदर में आपको 5 सेक्शन दिए जाएंगे और इस 5 सेक्शंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको टोटल 2 घंटे मिलेंगे, जिसके मैक्सिमम मार्क्स आपको 50 दिए जाएंगे। सेक्शन ए के अंदर में 12 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो 1 मार्क्स के होते हैं। सेक्शन बी के अंदर में 7 क्वेश्चंस मिलेंगे जो 2 मार्क्स के होते हैं। सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन मिलेंगे जो 3 मार्क्स के होते हैं। सेक्शन डी में 1 क्वेश्चन है जो 4 मार्क्स के होंगे और सेक्शन ई में 2 क्वेश्चन है जो 4 मार्क्स के होंगे। 30% का आपको ऑप्शनल्स भी मिलेगा, इंटरनल चॉइस भी मिलेगा, यानी कि कहीं कहीं पे और क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले सेक्शन ए को फिनिश करते हैं, जहां पे सेक्शन ए का सबसे पहला क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा कि द लेटर एस इन द एब्रिविएशन HTTPS इन कंटेक्स्ट ऑफ द नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स स्टैंड्स फॉर। HTTPS एक प्रोटोकॉल होता है। जब भी आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वहां पे 2 तरह के प्रोटोकॉल की बात होती है। एक होती है हमारे HTTP और एक होती है HTTPS। HTTP का मतलब हो गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बट इसी प्रोटोकॉल में जब सिक्योर वर्ड यूज हो जाता है, मतलब सिक्योर्ड बना दिया जाता है, तो उसे हम सिक्योर्ड प्रोटोकॉल कहते हैं। तो सही आंसर है इसका सिक्योर्ड। Which of the following is not a web services? वेब सर्विसेज वो होते हैं जहां पे हमें इंटरनेट की हेल्प लेनी होती है। इंटरनेट की मदद से हम उस सर्विस को अवेल करते हैं। तो दीक्षा लर्निंग पोर्टल, अब दीक्षा लर्निंग पोर्टल ऑनलाइन पोर्टल होता है, तो यहाँ पे आपको वेब की जरूरत होगी, इंटरनेट की जरूरत होगी। मेल भेजने के लिए, ईमेल भेजने के लिए भी आपको इंटरनेट की आवश्यकता होगी। बैंकिंग पोर्टल अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको इंटरनेट की आवश्यकता होगी। लेकिन आपके एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे अगर फाइल को ट्रांसफर करना हो तो इसके लिए हमें इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब निकला आपका फाइल ट्रांसफर ओवर ब्लूटूथ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3G एंड 4G मोबाइल टेक्नोलॉजी, G स्टैंड्स फॉर, G का मतलब होता है जनरेशन, G का मतलब होता है जनरेशन। इसे 3rd जनरेशन मोबाइल टेक्नोलॉजी कहते हैं, इसे 4th जनरेशन मोबाइल टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास 1G और 2G जनरेशन मोबाइल टेक्नोलॉजी अवेलेबल थे। अब ये पुराने हो गए और अब नेटेस्ट जो आपका आने वाला है वो 5G मोबाइल टेक्नोलॉजी आने वाला है। A website or online platform where individuals or groups regularly publish written content, typically a reverse chronological order, is known as, इसे हम ब्लॉग कहते हैं। जब भी आप ब्लॉगिंग करेंगे, अगर मैं अपने वेबसाइट, जैसा कि आपको पता है कि मेरे 2 वेबसाइट हैं, अंजीव सिंह एकेडमी और माईसीएस ट्यूटोरियल, तो उस पर जब भी मैं कोई पोस्ट डालता हूं तो हमेशा जो करंट पोस्ट होता है वो सबसे ऊपर दिखाई देता है और जिस पोस्ट को मैंने कल या पीछे डाला था वो बाद में दिखाई देता है। तो इसी को रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर ले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ फॉन्ट टैग? फॉन्ट टैग के टोटल 3 एट्रीब्यूट होते हैं, फेस, साइज एंड कलर। तो आपको पता चल गया यहां पे क्या सही आंसर है, हाइट। हाइट फॉन्ट टैग का एट्रीब्यूट नहीं है। इन HTML वी स्टार्ट अ कमेंट यूजिंग, कमेंट स्टार्ट करने के लिए एंगुलर ब्रैकेट, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एंड डबल हाइफन सिंबल, यानी कि हाइफन सिंबल डालना होता है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैव बोथ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स? देखो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स का मतलब हो गया, ऐसे 2 तरह के टैग्स होते हैं। एक को हम कंटेनर टैग कहते हैं, तो जिसके ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होंगे उसे हम कंटेनर कहते हैं। और एक हमारा एम्प्टी टैग होता है। BR एम्प्टी टैग है, HR एम्प्टी टैग है, इमेज एम्प्टी टैग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है H1। H1 इज द हैविंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, दैट इज द कंटेनर टैग। द डिफॉल्ट कलर ऑफ व्हीलिंग, व्हीलिंग का जो डिफॉल्ट कलर होता है वो हमारा पर्पल कलर होता है। ठीक है, 3 तरह के लिंक होते हैं, लिंक, ए लिंक एंड वी लिंक। ठीक है, तो लिंक का डिफॉल्ट कलर हमारा ब्लू होता है। ठीक है, ए लिंक जब आप उस पर क्लिक करते हो तो एक्टिव लिंक बोलते हैं और ये हमारा पर्पल कलर होता है किसका, वी लिंक का। विच ऑफ द फॉलोइंग टैग्स इज नॉट यूज्ड व्हाइल क्रिएटिंग अ डिस्क्रिप्शन लिस्ट? 3 तरह के लिस्ट होते हैं HTML के अंदर में। एक हमारा ओवल ऑर्डर लिस्ट होता है, एक हमारा अनऑर्डर लिस्ट होता है और एक हमारा डेफिनेशन लिस्ट होता है, यानी कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट कहते हैं। डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर में हमें 2 टैग और यूज करने होते हैं। एक हमारा DT होता है जिसको डेफिनेशन टर्म कहते हैं और एक हमारा DD होता है जिसे हम डिस्क्रिप्शन, है ना, डिस्क्रिप्शन कहते हैं, डेटा डिस्क्रिप्शन कह सकते हो।
ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन अब इसमें देखो कौन कौन सा है, DT आपको दिख गया, DL आपको दिख गया, DD आपको दिख गया। तो ये वाला जो टैग है वो TD टैग हम टेबल के साथ यूज करते हैं, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, नॉट यूज्ड पूछ रहा है हमसे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। फोटोशॉप जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, इसके लिए हमें पे करना होता है। लिनक्स फ्रीली अवेलेबल होता है इंटरनेट पे और ये ओपन सोर्स है, इसके सोर्स कोड भी अवेलेबल है। एंड्रॉइड इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द ओपन सोर्स एंड ओपन ऑफिस इज ऑल्सो द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 की बात करते हैं। दिस इज द assertion and reason टाइप क्वेश्चंस। इट्स क्वेश्चंस ऑफ टू स्टेटमेंट्स नेमली assertion and reason। सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन कंसीडरिंग द assertion and reason। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कहता है। व्हेन assertions क्या कह रहा है, व्हेन यू एंटर अ क्वेरी इनटू ए सर्च इंजन इट रिट्राइव्स एंड प्रेजेंट अ लिस्ट ऑफ वेब पेजेस, डॉक्यूमेंट्स, इमेज, वीडियो, अदर टाइप ऑफ कंटेंट दैट आर रिलेवेंट टू योर सर्च। ठीक है, सही बात है। रीजन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द गोल ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्राइवल इज इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली फाइंड एंड प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन दैट मैचेस द यूजर सर्च क्राइटेरिया। तो देखिए इसमें इसने बताया कि सर्च इंजन का हम जब यूज करते हैं तो हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। और यहां पे ये हमें क्या बता रहा है, यहां पे बता रहा है कि इंफॉर्मेशन रिट्राइवल प्रोसेस होता क्या है, व्हाट इज द टारगेट ऑफ द इंफॉर्मेशन रिट्राइवल प्रोसेस, ठीक है। तो इस assertions का ये रीजन करेक्ट माना जाएगा। तो यहां पे जो सही आंसर है कि बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, ठीक है। तो इसका सही जवाब आपको क्या मिला, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑल्सो द assertion रीजन क्वेश्चन। इट बिकम्स डिफिकल्ट टू अपडेट एंड मेंटेन अ वेबसाइट डिजाइन यूजिंग CSS। कहता है कि भाई डिजाइन को मेंटेन करना या अपडेट करना यहां पे CSS की मदद से हम नहीं कर सकते हैं, जो कि गलत स्टेटमेंट है। CSS allows web developers to separate the presentation layer, बिल्कुल सही है, presentation layer, styles and layout from the content layer HTML। तो CSS का काम ही यही होता है, ये CSS का एक्चुअल काम है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बट दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि ये कह रहा है कि डिफिकल्ट होता है जबकि ये हमारा काम इजी बना देता है। वेबसाइट के डिजाइनिंग को इजी करने के लिए ही हम CSS यूज करते हैं। डायनामिक HTML के लिए हमें CSS की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कि assertion तो फॉल्स है बट रीजन जो है वो हमारा ट्रू है। चलिए अब हमने 1 मार्क्स के क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लिए, डिस्कस कर लिए। तो अब हम मूव करेंगे सेक्शन बी की तरफ, जो कि हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो 2 मार्क्स में 7 × 2 14 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। और अगर इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से देखिएगा तो इस क्वेश्चंस में 7 क्वेश्चंस हैं एंड इस क्वेश्चन, चलो ऑप्शन सारे के सारे क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। यहां पे कोई लिस्ट ऑप्शंस नहीं दिया हुआ है कि इसमें से 4 सॉल्व करो या 3 सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है राइट एनी 2 पॉइंट कंपैरिजन बिटवीन चैट एंड ईमेल कंटेक्स्ट ऑफ द वेब सर्विस। मतलब पहले तो ये ध्यान कर लीजिए चैट और ईमेल आपका वेब सर्विसेज है। एक MCQ क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन आया था, तो ईमेल आपको वहां से पता चल जाएगा। चैट होता क्या है, इंस्टेंट रियल टाइम कम्युनिकेशंस होता है। मतलब आपको हमने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, इंस्टेंट आपको मिलेगा और आप हमें उसी समय रिप्लाई दे सकते हो। जबकि ईमेल में होता है कि हम आपको मेल भेज देते हैं और आप उसको किसी भी टाइम रिसीव कर सकते हो, जरूरी नहीं है अगर सर्वर बिजी होगा तो इंस्टेंट आपको डिलीवरी नहीं देगा। चैट सर्विसेज ऑफन रिक्वायर बोथ पार्टीज टू बी ऑनलाइन। अगर चैटिंग करना है तो दोनों का ऑनलाइन होना चाहिए, लेकिन ईमेल में ऐसा नहीं होता है। आप ऑनलाइन रहें या ना रहे, आपके मेल में ईमेल आ जाएगा। जब आप ऑनलाइन आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपके इनबॉक्स में वो मेल दिखने लगेगा। यूजर्स नीड टू बी ऑन द सेम प्लेटफॉर्म फॉर चैटिंग। अगर मैं व्हाट्सएप पे आपसे चैट करना चाहता हूं तो आपके पास भी व्हाट्सएप होना चाहिए और मेरे पास भी व्हाट्सएप होना चाहिए। अगर मैं फेसबुक पे करना चाहता हूं, फेसबुक मैसेंजर पे, तो आपके पास भी फेसबुक मैसेंजर होना चाहिए। लेकिन ईमेल के लिए ऐसा नहीं है। मेरा अकाउंट याहू पे है, आपका अकाउंट जीमेल पे है, तब भी मैं आपको मेल भेज सकता हूं। वहां पे डोमेन का कोई कंपेरिजन मतलब मैंडेटरी नहीं है कि सेम डोमेन में होना चाहिए, यानी कि आप भी जीमेल पे अकाउंट बनाए और मैं भी जीमेल पे ही बनाऊं तभी हम आपको मेल करेंगे। दैट इज नॉट मैंडेटरी हियर। चैट्स आर ओपन इनफॉर्मल एंड स्लैक लीगल वैलिडिटी। मतलब इनफॉर्मल मैसेज होता है जिसको कोई लीगल तौर पे यूज, ऐसे आजकल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इस व्हाट्सएप पे भी जो मैसेज आएंगे उसे हम लीगल डॉक्यूमेंट्स के तौर पे यूज कर सकते हैं। ईमेल इज अ फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड कैरी ए लीगल वैलिडिटी। मतलब ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। इसमें लीगल वैलिडिटी की थोड़ी कमी पाई जाती है, जबकि इसमें लीगल वैलिडिटी होती है। राइट इन ब्रीफ अबाउट एनी 2 एडवांटेज ऑफ ई बैंकिंग। ई बैंकिंग के आपको एडवांटेज बताने हैं। देखिए जितने भी ई बैंकिंग, ई बिजनेस,
है ना, ई कॉमर्स, ई लर्निंग, तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। द एडवांटेज ऑफ ई बैंकिंग क्या होता है? कन्वीनियंस। सबसे पहला काम होता है कन्वीनियंस, ईजी होता है हमारे लिए, हम आसानी से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं कहीं भी, घर बैठे किसी भी टाइम पे। फास्टर ट्रांजैक्शन, हमारे ट्रांजैक्शन प्रोसेस को फास्ट हो जाता है, हमें कहीं वेटिंग में नहीं लगना होता है, लाइन में नहीं खड़ा होना होता है, बिल पेमेंट इजी हो जाता है, फंड ट्रांसफर इजी हो जाता है। इनहैंस सिक्योरिटी, एडवांस मेजर्स है, सिक्योरिटी भी हमें प्रोवाइड की जाती है। यूजर आईडी पासवर्ड होता है। आजकल ओटीपी का कंसेप्ट आया कि जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको ओटीपी देना होता है। इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स, रिड्यूस द पेपर यूजेज, हमें पेपर की जरूरत नहीं होती। अगर आप बैंक में जाके यही काम करना चाहें तो आपको एक फॉर्म भरना होता है ट्रांजैक्शन के लिए, और उस फॉर्म में फिर वो पेपर की जरूरत पड़ेगी। और यहां जब आप ऑनलाइन करते हैं तो आपको कोई फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें से कोई भी 2 वैलिड पॉइंट्स आप लिख सकते हो, क्योंकि द क्वेश्चन इज आस्क्ड ओनली 2 एडवांटेज, आपको 2 ही एडवांटेज लिखने के लिए कहा जा रहा था। अब इसका एक अल्टरनेट क्वेश्चन भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में एक ऑप्शन आ रहा है, यहां पे आपको दिख रहा है और, तो आप ए और बी में से कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। राइट एंड ब्रीफ 1 एडवांटेज एंड 1 लिमिटेशन, मतलब आपको एक एडवांटेज भी बताना है, लिमिटेशन बताना है किसका? ई रिजर्वेशन का। आपको कोई भी एक पॉइंट लिखना है इस 4 में से। एडवांटेज की बात करें, कन्वीनियंट यहां भी है, देखो ये कन्वीनियंट वर्ड कहीं भी यूज हो सकता है। टाइम सेविंग यहां भी है, ई बैंकिंग में भी हम यूज कर सकते थे। प्राइस हम इजिली कंपेयर कर सकते थे। मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन है, मतलब कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, है ना। उसके बाद हमारा नेट बैंकिंग, यूपीआई पेमेंट, तो बहुत सारे ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं। लिमिटेशन क्या होता है? एडिशनल बुकिंग चार्जेस कई बार ऐड हो जाते हैं जब आप ई रिजर्वेशन कर रहे होते हैं, तो सर्विस चार्ज के तौर पे लग जाता है। कई बार टेक्निकल इश्यूज हो सकता है, सर्वर डाउन हो सकता है, इंटरनेट स्लो हो सकता है, कई बार सिक्योरिटी और ऑनलाइन फ्रॉड के चांसेस भी बनते हैं, तो इसका भी एक रिस्क होता है। इस तीनों में से कोई एक आपको लिमिटेशन और इसमें से कोई आपको एक एडवांटेज लिखना है एज पर द क्वेश्चन। राइट एनी 1 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन वेब पेज एंड वेबसाइट्स। वेब पेज और वेबसाइट्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है? वेबसाइट जो होता है वो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेज होता है जो इंटरकनेक्टेड होते हैं, हाइपर लिंक्ड होते हैं, जबकि वेब पेज एक सिंगल डॉक्यूमेंट्स और फाइल को रेफर करते हैं जो किसी एक इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जिसको हम वेब सर्वर के थ्रू एक्सेस करते हैं। जब भी आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो उसका एक ही पेज आपके सामने आता है, बट वो लिंक्ड होता है, तो आप वहां से अलग अलग पेज पे जा सकते हैं। अब वो सारे जो पेज जहां जहां आप जा रहे हैं वो सारे इंटर रिलेटेड पेज हैं, तो इसलिए वो वेबसाइट कहलाते हैं। वेब पेज आर टिपिकली इंटरकनेक्टेड थ्रू द हाइपरलिंक एंड इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल इंटरनेट कनेक्टेड वेब पेजेस ऑर्गेनाइज हायरार्किकली और थेमेटिकली, ठीक है, उसको ऑर्गेनाइज करके रखा जाता है। Explain in brief about any 2 factors that are responsible for the digital divide. Digital divide एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और ये ऑलमोस्ट हर टाइम पूछा जाता है, एवरी एग्जाम में पूछा जाता है। फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड होता क्या है? तो सोसाइटी में 2 तरह के लोग होते हैं। एक ऐसे पर्सन्स होते हैं जो डिजिटल से भी होते हैं, डिजिटल यूनाइट कहते हैं उसको हम, ठीक है, जिनको कंप्यूटर यूज करना आता है, और सोसाइटी में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको कंप्यूटर यूज करना नहीं आता है। तो ये जो लोग हैं जिनको इंटरनेट यूज नहीं करना आता, यहीं पे डिजिटल डिवाइड की बात होती है। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, इसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, क्या क्यों हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका रीजन है एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस। क्या है? कई जगहों पे, कई गांवों पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडिंग नहीं है, ब्रॉडबैंड सर्विस नहीं मिलता है, या इलेक्ट्रिसिटी की कमी हो जाती है, तो एक ये कारण भी हो सकता है यहाँ पे। अफोर्डेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर लो इनकम इंडिविजुअल्स, मतलब जिसके पास पैसे नहीं है, पैसे कम इनकम है, वो टेक्नोलॉजी का अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी, लोगों को डिजिटल लिटरेसी की कमी है, उनको पता ही नहीं है, उनको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, उन्हें जानकारी नहीं है इसके बारे में। रूरल एरिया में ऑफन लिमिटेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होते हैं ताकि वो उसको एक्सेस कर सके, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इसके अल्टरनेट क्वेश्चंस भी दिया गया है 16 में, ए और बी, बीच में और लिखा हुआ है, तो या तो आप ए को सॉल्व करेंगे या आप बी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। व्हाट आर सॉफ्टवेयर लाइसेंसेज? सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्या होता है? गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंस एंड अ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर लाइसेंस के बारे में हमें एक एग्जांपल भी देना है। सॉफ्टवेयर लाइसेंस एक्चुअली एक लीगल एग्रीमेंट होता है, ठीक है, सेलर और बायर के बीच में, जो डिफाइन करता है कि हाउ यू आर गोइंग टू यूज द सॉफ्टवेयर। जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं सॉफ्टवेयर के यूज करने के लिए, आपको अगर सॉफ्टवेयर अवेलेबल कराया जाएगा तो आप किस तरीके से उसको इस्तेमाल करोगे, दैट इज गोइंग टू बी टेल अबाउट बाय द सॉफ्टवेयर लाइसेंस। इट इंडिकेट्स हाउ यूजर कैन यूज, मॉडिफाई, डिस्ट्रीब्यूट और शेयर द सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या है कि इसमें कुछ बुलेट्स पॉइंट्स है जो आपको याद होने चाहिए। अगर आप पूरा डेफिनेशन याद नहीं करना चाहते हैं तो कुछ बुलेट्स पॉइंट्स याद रखिए। पहला तो ये लीगल एग्रीमेंट्स होता है जो टर्म एंड कंडीशंस डिफाइन करता है ना। यूजर्स को दिया जाता है जो इस चीज को इंडिकेट करता है कि यूजर कैसे उसको यूज करेगा, मॉडिफाई करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा और शेयर करेगा।
फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंस, मतलब फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंस के अंदर में हमारे पास GNU लाइसेंस आता है, GPL लाइसेंस बोलते हैं, अपाचे लाइसेंस होता है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में एडोब फोटोशॉप हो गए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, विंडोज, ये सब हमारे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। राइट एनी टू सिग्निफिकेंस ऑफ यूजिंग लिंक्स इन HTML पेजेस। HTML पेज में लिंकिंग का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि बिना उसके आप नेविगेशंस नहीं दे सकते हो। नेविगेशंस का मतलब हो गया कि इट्स अलाउज यूज टू मूव फ्रॉम वन पेज टू द अनदर विद इन द सेम वेबसाइट्स और नेविगेट टू द एक्सटर्नल वेबसाइट्स। इंटरैक्टिव, ये आपको इंटरैक्टिव बनाता है लिंक, ताकि आपके वेब पेज, आपका वेबसाइट्स यूजर को अलाउ करे कि वो कंटेंट से इंटरैक्ट कर सके। तो ये बेनिफिट मिलता है। अगर मैं आपको अपने साइट पे लेके चलूं अंजीव सिंह एकेडमी पे, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो कि मैं होम पेज पे हूं और अगर मैं यहां से किसी भी लिंक पे क्लिक करता हूं, मान लो मैं यहां से कोई भी लिंक क्लिक करता हूं, सपोज मैंने इस लिंक पे क्लिक किया, तो ये एक नए पेज की तरफ मुझे लेके जा रहा है। तो ये एडवांटेज हमें मिल जाता है जब कभी भी हम किसी भी साइट्स पे एक्सेस करते हैं। तो विदाउट लिंकिंग हम ये बेनिफिट नहीं गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें कि व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 18A, मैच द टैग्स विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट। टेबल टैग के लिए क्या हो सकता है और इनपुट के लिए क्या है, ओएल के लिए क्या है, टीडी के लिए क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं जो इस टैग में हम यूज करते हैं। अगर हम टेबल टैग की बात करें तो टेबल टैग में एक बॉर्डर एट्रीब्यूट्स यूज होता है, इनपुट टैग में टाइप एट्रीब्यूट यूज होता है, ओएल में हमारा एक स्टार्ट होता है, ठीक है, स्टार्ट एट्रीब्यूट्स हम यूज करते हैं और एक टाइप एट्रीब्यूट भी हम यूज करते हैं। टीडी के अंदर में टेबल डेटा में हम रो स्पैन एट्रीब्यूट को यूज करते हैं। तो ये इसका सही जवाब है। अब इसी क्वेश्चंस का एक अल्टरनेटिव क्वेश्चंस भी आपको दिया गया है और से, मतलब आप 18 का ए और बी में से कोई एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन बीजी कलर एंड बैकग्राउंड means they are asking the what is the difference between busy color and background attributes of body tag and write the HTML statement explaining the use of each attribute। देखो बीजी कलर से यू कैन सेट द बैकग्राउंड कलर, किसी भी HTML पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो तो वी आर यूजिंग द बीजी कलर। एंड हाउ यू आर गोइंग टू यूज बॉडी बीजी कलर इक्वल टू रेड। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बैकग्राउंड कलर को क्या कर देगा, रेड कर देगा, वेब पेज के बैकग्राउंड कलर को रेड कर देगा। The background attribute is used to specify the image as a background। अगर किसी साइट्स के वेब पेज के बैकग्राउंड में आप इमेज सेट करना चाहते हो तो आपको बैकग्राउंड यूज करना होगा और इसके लिखने का तरीका क्या है, बॉडी, बैकग्राउंड और इमेज फाइल का नाम। तो बीजी कलर में आप कलर का नाम देते हैं और बैकग्राउंड में आप इमेज का नाम देते हैं। जब आप ये कमांड लिखोगे तो वो आपके पेज का क्या करेगा, बैकग्राउंड चेंज कर देगा, बैकग्राउंड एज अ इमेज कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द सुटेबल HTML स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द फॉलोइंग टेक्स्ट ऑन अ वेब पेज ओके इन एप्रोप्रिएट सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, लगभग आपके सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको याद होना चाहिए। H2O, तो ये कैसे लिखा जाएगा, H2O लिखने के लिए H, अब क्योंकि 2 बॉटम साइड में है तो बॉटम साइड को हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं और अपर साइड को हम सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। तो यहाँ पे 2 जो होगा वो सब टैब के अंदर आ जाएगा और O बाहर लिखा जाएगा। E इक्वल टू MC स्क्वायर, तो E इक्वल टू MC हमने लिख दिया। अब स्क्वायर को सुपरस्क्रिप्ट बनाना है तो सुपर 2 एंड क्लोज ऑफ सुपर। तो काफी इजी क्वेश्चन है, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 और हम पहुंच चुके हैं सेक्शन C 4x3 यानी कि 12 मार्क्स के क्वेश्चन हैं ये सारे, ठीक है। अ स्कूल वांट्स टू क्रिएट अ वेब पेज फॉर अनाउंसमेंट ऑफ ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑफ इट्स कल्चरल क्लब एज शोन बिलो। तो एक आपको अनाउंसमेंट निकालना है, इस तरह से आपको वेब पेज लिखना है। The school wants all the 3 lines to appear as a heading and subheadings। ये तीनों लाइन जो हैं हेडिंग और सब हेडिंग के फॉर्म में लिखे हुए होने चाहिए। The first line containing its name to have a boldest possible appearance as a heading in a blue color, ठीक है। The second line containing the club name should be appear as a heading but its size should be smaller than the first line and in a green color। यहाँ पे green color होना चाहिए, तीनों heading ही है। The third line containing the program details should appear as a heading and its size should be smaller than the previous 2 lines और इसका कलर क्या होगा, cyan color होगा। तो मतलब आपको heading tag यूज करना है, आपको HTML कोड लिखना है। Suggest the HTML code to get the desired appearance। अब इस काम को हम 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो हम HTML का इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्ट, या हम CSS की मदद से भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं पहले HTML से अगर हम इस काम को करें तो H1 पहला टैग हमने क्या लिया, H1, दूसरा क्या लिया H2, तीसरा क्या लिया H3। H3 को क्लोज किया, यहाँ पे H1 क्लोज है, यहाँ पे H2 क्लोज है। H1 के अंदर में हमने एक नया टैग इस्तेमाल किया फॉन्ट से हम कलर चेंज करते हैं। तो फॉन्ट कलर ब्लू एंड ABC इंटरनेशनल, फॉन्ट कलर ग्रीन कल्चरल क्लब, फॉन्ट कलर सियान ओरिएंटेशन प्रोग्राम। अब इसी काम को अगर मान लो मुझे CSS से करना होता तो हम इनलाइन CSS यूज करते हैं। यहाँ पे H1 स्टाइल कलर ब्लू, ABC इंटरनेशनल H1 क्लोज, H2 ओपन स्टाइल इक्वल टू कलर ग्रीन, क्लोज H2
cultural club and ending tag of H2. Angular bracket start H3, style color cyan, orientation program and close of H3 tag. तो आप दोनों तरीके में से कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हो, दोनों यूज नहीं करने की जरूरत है. अगर टाइम हो तो आप कुछ भी कर सकते हो. ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 21. Aisha has shot some videos. She wants to create a web page so that to share her creations with her followers across the world. Help Aisha to embed her video file. Video file को embed करना है. The name of the video file is aisahits.mp4. The video should be played in a window of width 350 pixels and height 250 pixels. The video controls such as play, pause and volume should be visible. तो इसने 3 कंडीशन आपको लगाए. आप सभी को पता है कि वीडियो इंसर्ट करने के HTML में हमारे पास 2 टैग हैं. एक वीडियो टैग होता है और एक इम्बेड टैग होता है. इम्बेड टैग जो होता है वो कॉमन होता है फॉर ऑडियो एंड वीडियो बोथ, एंड वीडियो टैग जो होता है वो वीडियो के लिए होता है. तो वीडियो टैग में जैसे हमने वीडियो, विड्थ, हाइट एंड कंट्रोल्स. विड्थ से आपने 350 बता दिया, 250 हाइट बता दिया. कंट्रोल्स लिख देने से क्या होगा, ये जो प्ले, पाउज एंड वॉल्यूम बटन है इसको हम कंट्रोल्स कहते हैं. अगर आप नहीं लिखेंगे तो ये विजिबल नहीं रहेगा. अगर आपने इसको लिख दिया तो विजिबल हो जाएगा. सोर्स SRC, सोर्स यानी कि किसको दिखाना है, क्या वीडियो प्ले करना है, SRC और जो फाइल का नाम दिया गया है. वीडियो को क्लोज कर दे. इजी गोइंग. इम्बेड में बात करते हैं. इम्बेड में आपने टाइप बता दिया, आप नहीं भी बताओगे तब भी काम हो जाएगा, डोंट वरी. ओके, उसके बाद आपको यहां पे लिखना है सोर्स. सोर्स के अंदर में SRC में फाइल का नाम, यहाँ पे विड्थ और यहाँ पे हाइट. तो नाउ इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा कमांड इजी लग रहा है, कौन सा कमांड याद है. बट दोनों ही कमांड याद होने चाहिए. कई बार हो सकता है कि क्वेश्चन डायरेक्टली कह दे कि इम्बेड कमांड से ही करके दिखाओ, तो इम्बेड का सिंटैक्स याद होना चाहिए. और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्टली क्वेश्चन कहे कि नहीं आप वीडियो कमांड्स के साथ, वीडियो टैग के साथ करके दिखाओ. चलिए मूव करते हैं 22 फर्स्ट क्वेश्चन पे. ऑनलाइन गैजेट्स इज एन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स कंपनी. ठीक है, द कंपनी विशेस टू सेल इट्स प्रोडक्ट्स ऑनलाइन फॉर विच दे वांट टू लॉन्च इट्स वेबसाइट. ठीक है, प्रोडक्ट ऑनलाइन जिसके लिए वो अपना वेबसाइट लॉन्च करना चाहते हैं. द होम पेज ऑफ द वेबसाइट शुड कंटेन द इमेज ऑफ इट प्रोडक्ट्स व्हिच आर सेव एज अ फोन जेपीजी. फोन जेपीजी के नाम से वो होम पेज पे एक इमेज लगाना चाहते हैं. ठीक है, एंड tv.jpg मतलब 2 फोटो वो लगाना चाहते हैं. ठीक है, उसके बाद द कंपनी विशेस टू ओपन द वेब पेज नेम allphones.html. ओके, व्हेन द इमेजेस फोन पे जब वो क्लिक हो तो ये वाला पेज ओपन हो जाए, यानी कि हाइपरलिंक की बात हो रही है. और जब टीवी वाले इमेज पे क्लिक हो तो alltvs.html फाइल ओपन हो जाए. इंश्योर दैट बोथ द इमेज शुड बी डिस्प्ले विड्थ, दोनों इमेज का साइज 200 पिक्सल और हाइट 150 पिक्सल्स होना चाहिए. राइट द कोड टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट. एज्यूम दैट इमेज एंड बोथ पेज आर स्टोर इन द सेम फोल्डर. मतलब आपको सिर्फ इमेज का नाम लिखना है. आप भूल जाओ कि इमेज कहां रखा हुआ नहीं रखा हुआ, उससे आपको टेंशन नहीं लेना है. अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का हमारे पास मैंने 2 तरीका यहां पे मेथड लगाया है. चलिए देखते हैं पहले मेथड से. पहला मेथड है जहां पे प्योर HTML यूज किया गया, कोई CSS नहीं है, इजी गोइंग है. सबसे पहले HTML टैग, हेड के अंदर में आपने टाइटल में ऑनलाइन गैजेट्स लिख दिया, हेड को क्लोज कर दीजिए. आप चाहे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर भी डाल सकते हैं, बट ऑनलाइन गैजेट ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा. बॉडी के अंदर में H1 वेलकम टू ऑनलाइन गैजेट्स, क्लिक ऑन द बिलो इमेज टू व्यू ऑल प्रोडक्ट्स. अब आपको यहाँ पे इमेज टैग लगाना है, लेकिन इमेज टैग को हाइपर लिंक करना है. तो पहले एंकर टैग लगाएंगे. इसमें आपने href हाइपरलिंक रेफरेंस में allphones.html का नाम डाला, फिर इसको क्लोज किया, फिर आपने इमेज टैग डाला, इमेज के सोर्स को बताया, विड्थ बताया, हाइट बताया, इमेज को क्लोज किया और फिर आपने एंकर टैग को क्लोज कर दिया. लाइक द सेम वे आपने क्या किया, टीवी टैग पे क्लिक किया. टीवी का अब लिंक बनाना है, इमेज को इंसर्ट भी करना है और टीवी का हाइपरलिंक भी बनाना है. तो उसके लिए फिर से क्या हो गया, ahref alltvs.html, इमेज सोर्स का नाम दे दिया, विड्थ एंड हाइट बता दिया. अब क्योंकि यहां पे विड्थ एंड हाइट कॉमन है इमेज टैग के साथ, सोर्स अलग अलग है, तो मैं यहां पे चाहूं तो CSS की मदद से भी इस काम को कर सकता हूं. यानी कि एक CSS लिखा img स्टाइल के अंदर में, यहां पे विड्थ और हाइट हमने बता दिया. उसके बाद CSS को हमने क्लोज किया, फिर H1 के अंदर में वेलकम टू ऑनलाइन गैजेट्स. अब सेम है, यहां पे हाइपरलिंक करना था तो href, और इमेज में सिर्फ हमने सोर्स दिया और हाइपरलिंक को क्लोज कर दिया. मतलब यहां पे हमें हाइट एंड विड्थ लिखने की जरूरत नहीं थी. यहां भी फिर वही काम टीवी के लिए href alltvs.html, इमेज सोर्स tv.jpg और एंकर टैग को यहां पे बंद कर दिया गया. तो अब आपके ऊपर है कि आप CSS का यूज करना चाहते हैं या फिर आप डायरेक्ट बना दें. जो आपको इजी मेथड लगे आप उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं.
इसका एक अल्टरनेट क्वेश्चन भी आपको दिया गया था। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है 22 का ए, तो आप एक अल्टरनेट क्वेश्चन पे जा सकते हैं 22 के बी पे। राइट द एचटीएमएल कोड टू डिजाइन द कंटेंट ऑफ द वेब पेज इन द फॉर्म ऑफ द लिस्ट एज शोन बिलो। मतलब आपको एक वेब पेज बनाना है जहां पे कुछ इस तरह का हाइपर लिस्ट आपको क्रिएट करना है, जो कि एक नेस्टेड लिस्ट है। ये 1-2 वाला तो ऑर्डर्ड लिस्ट हो गया, और ये आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आइए नेस्टेड लिस्ट आपको क्रिएट करना है। एचटीएमएल हेड के अंदर में आपने टाइटल डाला, नेस्टेड लिस्ट, हेड को क्लोज किया, बॉडी स्टार्ट किया, हेयर इज द शॉपिंग लिस्ट, क्योंकि इसने ऊपर लिखा हुआ था हेयर इज द शॉपिंग लिस्ट, लिख दिया हमने। ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट किया, ओएल टैग के अंदर में सबसे पहले एलआई वेजिटेबल्स यानी कि 1 आ गया। अब इस एलआई के नीचे हमें क्या करना है, ये अनऑर्डर्ड बनाना है। एलआई के नीचे ये अनऑर्डर्ड बनाना है, तो आपने यहां पे लिखा यूएल टैग एलआई कैरेट्स, जो भी दिया हुआ है वो लिख के एलआई को क्लोज करते जा रहे हैं। एलआई को आप क्लोज भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे यूएल को क्लोज किया। अब ओएल का सेकंड एलआई स्टार्ट होगा, फ्रूट्स, यानी कि ये 2 नंबर वाला पोर्शन हमारा स्टार्ट हो गया। अब इस 2 के नीचे भी हमने अनऑर्डर लिस्ट बनाया और इसके अंदर जो उसने फ्रूट्स दिए थे वो लिखा है एलआई के साथ। अनऑर्डर को क्लोज किया, फिर ऑर्डर लिस्ट को क्लोज किया, फिर बॉडी को क्लोज किया, फिर एचटीएमएल को क्लोज किया। तो इस तरह से आपका ये नेस्टेड लिस्ट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे हम मूव कर चुके हैं, जहां पे पूछ रहा है एक्सप्लेन द टर्म प्लेगरिज्म, राइट एनी इन ब्रीफ एनी 2 एग्जांपल्स टू इलस्ट्रेट द एक्ट्स ऑफ प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म होता क्या है? तो इट इज एक्ट्स ऑफ यूजिंग समवन एल्स वर्क, आइडिया और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विदाउट प्रॉपर क्रेडिट और परमिशन प्रेजेंटिंग इट्स ऑन। मतलब किसी और की संपत्ति को आप अपना बता रहे हो, किसी और की क्रिएटिविटी को आप अपना बता रहे हो, बिना इस चीज को मेंशन किए कि ये तो हमने उनसे लिया है, ये उनका बनाया हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड प्लेगरिज्म। कुछ illustrates act of plagiarism, जैसे copying and pasting paragraph from a website into ऑन वर्क विदाउट एक्नॉलेजमेंट, मतलब आपने कुछ ऊपर से पेस्ट कर लिया इंटरनेट से। यूजिंग इमेज एंड ग्राफ्स एंड चार्ट्स, विजुअल रिप्रेजेंटेशंस, आपने प्रॉपर परमिशंस के बिना, प्रॉपर साइटेशन के बिना आपने इमेज का इस्तेमाल कर लिया। हायरिंग सम एल्स टू राइट अ पेपर और असाइनमेंट्स एंड सबमिटिंग इट, किसी और को बोला कि तुम पेपर और असाइनमेंट बना दो और बाद में आपने सबमिट कर दिया कि तो मैंने बनाया है। एंड पैराफ्रेजिंग, रीराइटिंग समवन एल्स आइडियाज, किसी और के आइडियाज को आपने क्या किया, पैराफ्रेज किया, खुद से लिख लिया अपना बता के। इसमें से कोई भी 2 पॉइंट आप बता सकते हो, ये सब हमारा प्लेगरिज्म के अंदर आता है। सेक्शन डी की हम बात करते हैं। राइट एचटीएमएल कोड टू डिजाइन स्टूडेंट डेटा इनपुट्स, इनपुट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे स्टूडेंट डेटा इनपुट फॉर्म है, नेम दिखाना है, टेक्स्ट बॉक्स हो गया, यहाँ पे आपको चेक बॉक्स हो गया, ठीक है, न्यूज़लेटर सब्सक्राइब कर रहे नहीं, जेंडर में आपको मेल फीमेल रेडियो बटन्स हो गए, और यहाँ पे इसने कॉम्बो बॉक्स यानी कि ड्रॉप डाउन बॉक्स आपको बनाना है कंट्री के अंदर में। The following: a text box to enter the student's name, check box to allow the student subscribe the newsletter, radio buttons to select the gender, and list box यानी कि drop down to choose the country। Available options आपके पास USA, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला आपने हेड HTML लिखा, हेड लिखा, टाइटल लिखा, टाइटल को क्लोज किया। यहाँ पे एक मिसिंग है, मेरे से टाइपो मिस्टेक हो गया, यहाँ पे मुझे हेड भी लिखना चाहिए था, हेड को क्लोज किया। फिर आप बॉडी में आ गए, बॉडी के अंदर में H1 स्टूडेंट डेटा इनपुट किया आपने यहाँ से, ठीक है, H1 टैग के अंदर में ये हेडिंग बना दिया हमने, स्टूडेंट डेटा इनपुट फॉर्म, ठीक है, इनपुट फॉर्म बना दिया। अब आपको फॉर्म क्रिएट करना है, क्योंकि ये सारे कंट्रोल्स जो है फॉर्म्स के अंदर बनाए जाएंगे। तो यहाँ पे आपने एक फॉर्म बनाया। अब सबसे पहले आप टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर रहे हैं, तो नेम के आगे इनपुट टाइप टेक्स्ट, बस खत्म कहानी। आपको और कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आपने टेक्स्ट बॉक्स डाल दिया, ठीक है। इन शॉर्ट लिखो, ज्यादा लंबा नहीं जाना है। जहां जरूरत होगा वहां पे बताऊंगा कि आपको क्या लिखना जरूरी है। जैसे अभी हम आते हैं रेडियो बटन पे, चेक बॉक्स डालना था हमने, सब्सक्राइब फॉर द न्यूज़लेटर, इनपुट टाइप चेक बॉक्स, क्योंकि जो बॉक्स है ये इसके बाद दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा। यहां पे मैसेज पहले है, चेक बॉक्स बाद में दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो जेंडर, हमने आ गया चेक बॉक्स के बाद हम आ गए रेडियो बटन यानी कि जेंडर। अब जेंडर के बाद पहले मेल आएगा, है ना, फिर सर्कल, मेल के लिए हमने BR मेल लिखा और फिर सर्कल आ रहा है इनपुट टाइप रेडियो मेल नेम। अब यहाँ पे नेम लिखना जरूरी है, यहाँ पे नेम लिखना जरूरी है, यहाँ पे वैल्यू लिखना जरूरी है। फिर फीमेल, इनपुट टाइप रेडियो, वैल्यू फीमेल एंड नेम जेंडर। रेडियो बटन में क्या होता है कि नाम सेम होना चाहिए अगर वो सेम कैटेगरी का रेडियो बटन है, क्योंकि आप जेंडर में 3 ऑप्शन दे रहे हैं और उस तीनों में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट होना है, तो इसलिए आपको यहाँ पे नेम कॉमन रखना है। वैल्यू अदर, वैल्यू फीमेल, टाइप रेडियो और यहाँ पे अदर और फीमेल। एक बार ऊपर देख लेते हैं कि इन्होंने ऑप्शन कैसे दिया, बिल्कुल सही। पहले मेल आएगा, फिर बॉक्स, मेल के लिए बॉक्स आएगा, फिर फीमेल आएगा, उसका बॉक्स आएगा, फिर अदर आएगा, फिर इसका बॉक्स है। कई बार ये ऐसे भी होता है, बॉक्स मतलब सर्कल पहले आता है, फिर मेल, सर्कल पहले, फिर फीमेल। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, सिंपली क्या करना है कि इनके पोजीशन को चेंज करना है। यानी कि पहले आप इनपुट टाइप लिखेंगे और फिर इस मेल को जहां पे इनपुट को क्लोज किया यहां शिफ्ट कर देंगे, इस मेल को कहां शिफ्ट करेंगे, यहां शिफ्ट करेंगे। ओके फाइन।
उसके बाद आ जाते हैं हम कॉम्बो बॉक्स पे कि कॉम्बो बॉक्स कैसे डालेंगे। तो कंट्री बीआर सेलेक्ट ऑप्शन यूएसए। हाँ, कॉम्बो बॉक्स में क्या होता है, सेलेक्ट कमांड यूज होता है, सेलेक्ट के साथ ऑप्शन यूज करना होता है। अगर यही हमारा लिस्ट बॉक्स होता तो हम यहाँ पे साइज लगा देते, सेलेक्ट के बाद क्या लगा देते, साइज लगा देते, तो वो लिस्ट बॉक्स बन जाता। ऑप्शन यूएसए क्लोज, ऑप्शन कनाडा, कनाडा कनाडा खत्म, सेलेक्ट हो गया हमारा काम, बीआर फॉर्म बन गया, बॉडी बन गया, एचटीएमएल क्लोज हो गया। तो इस तरह से आप एचटीएमएल फॉर्म भी बना सकते हैं। आपको इसका अल्टरनेटिव क्वेश्चंस भी देखने को मिलेगा। एक और भी क्वेश्चन दिया गया है, मान लो आप फॉर्म में कंफर्टेबल नहीं हो तो यू कैन गो एंड मेक द टेबल, ऑब्जर्व द स्क्रीनशॉट्स ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट इन अ वेब पेज, राइट द एचटीएमएल कोड टू जनरेट द डिजायर्ड आउटपुट। अब ये टेबल बनाना है। इस टेबल में कई जगह पे रो स्पैन और कॉल स्पैन का यूज किया गया है। जैसा नोट द टेबल बॉर्डर साइज शुड बी 1। बाकी फिगर देख के आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज काउंट करो, 1 2 3 4, 4 रो है। नंबर ऑफ कॉलम काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम, यानी कि 1 2 3 4, 4 इंटू 5 का आपको टेबल बनाना है। ठीक है, जिसमें जो पहला कॉलम है ये पूरा का पूरा सारे रो को 1 2 3 4, 4 रो को, ये साइज को, हाइट को कवर कर रहा है। बाकी किसी कॉलम में मुझे ऐसा नहीं लगा जहां पे 2 कॉलम, यानी कि रो स्पैन का आपको यूज करना है यहां पे। ठीक है, कोई बात नहीं। हेड के अंदर में सॉरी HTML हेड, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी। टेबल का बॉर्डर 1 कर दिया जैसा कि इसने कहा था। सबसे पहला TR बनाया, पहला रो, फर्स्ट रो, और पहले रो में जो TH है हमारा, जो ये हेड, ये जो डिटेल्स दिख रहा है, इस डिटेल्स को हमने क्या कर दिया, रो स्पैन 4 कर दिया। मतलब 4 रो के बराबर इसका हाइट कवर हो जाएगा ये पूरा। ठीक है, डिटेल्स हो गया। उसके बाद डिटेल्स लिख के हमने TH को क्लोज किया। फिर TH हमारा क्या आएगा, यहाँ पे TH एक्टिविटी हो गया, हेडर, फिर मेंबर नेम हो गया, फिर साइज हो गया, फिर ईमेल, 1 2 3 4, यानी कि 4 TH हमें और लिखने होंगे। तो आपने 4 TH लिख दिया। आप TD भी लिख सकते हो, बट TH हेडर का, TH का मतलब टेबल हेडर होता है, TD का मतलब टेबल डेटा होता है। पहला रो क्लोज हो गया। सेकंड रो में आते हैं। अब सेकंड रो में हमें नंबर ऑफ कॉलम्स, डिटेल्स तो हमें लिखना ही नहीं, डिटेल्स तो पूरा कवर कर चुका है। तो हमें नंबर ऑफ कॉलम सिर्फ 1 2 3 4, 4 कॉलम 1 2 3, इस तीनों रो में हमें बनाने हैं। सेम कोड है, जस्ट मैसेज चेंज करना है, नथिंग एल्स। जैसे TR, TD चेस क्लब, TD जॉन, TD दिस, TD क्लोज, TD मेल ID, TR, फिर TR, TD फोटोग्राफी, TD दिस, फिर TR को क्लोज किया, फिर TR में फुटबॉल, TR DD दिस, TR को क्लोज किया, टेबल बॉडी। आसान सा क्वेश्चन है, इजी गोइंग है, आप चाहे तो इजीली बना सकते हैं। सेक्शन ई की बात करते हैं। अब ये 2 क्वेश्चन मिलेंगे, दोनों 4 मार्क्स के हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन हैं। ठीक है, सूरज इज अ novice in a digital communication. He has recently joined a company where most communications happen over the internet. इंटरनेट के थ्रू communications होता है। On multiple occasions, Suraj faces problems while working over the internet. Help him to answering the following questions. Suraj is asked to send an email to his supervisor. He types in the content and provides the email address of the recipient as written this. How is it the address type Suraj different from email address? Actually ये email address है ही नहीं, ये तो डोमेन का नाम है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई कि ईमेल एड्रेस जो होते हैं उसमें यूजर नेम एंड डोमेन नेम होते हैं जो सेपरेटेड बाय @ होते हैं। तो कुछ इस तरीके का होना चाहिए था, name@gmail.com। तो उसने मेल आईडी गलत लिखा था। Suraj has been asked to create a video conferencing link and share the link with the all co-workers who are working from home. Suggest any 2 software which can use for the purpose. यानी कि उसको एक सॉफ्टवेयर के बारे में बताओ। तो जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हमारे पास कई तरह के सॉफ्टवेयर हैं, गूगल मीट यूज हो सकता है, जूम यूज हो सकता है, वेबएक्स यूज हो सकता है, टीम्स का यूज कर सकते हैं, वेयरबाई का यूज कर सकते हैं, किसी भी 2 का नाम आपको बताना था। Suraj has been asked to upload a file containing transaction details and send it to his colleague in his office. Which internet protocol will be used here? मतलब फाइल को सेंड करना, अपलोड करना है by him and by his colleague in the office to upload and download the file over the internet. Write the abbreviation as well as the full form of the protocol to be used. तो यहाँ पे क्योंकि फाइल को ट्रांसफर किया जा रहा है तो 2 तरह के प्रोटोकॉल की बात हो सकती है, या तो FTP यूज हो सकता है या SFTP यूज हो सकता है। फाइल को ट्रांसफर करने के लिए, चाहे वो अपलोड कर रहे हो चाहे डाउनलोड कर रहे हो। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और SFTP का मतलब होता है सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और अगर कोई और करेक्ट प्रोटोकॉल आपको पता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। Suraj has been asked to use a social networking site to promote sales of the company products. Suggest him 2 commonly used social networking sites where he can post about the product and promote the company. काफी इजी क्वेश्चन है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स में हमारे पास क्या क्या आ जाता है? हमारे पास आ जाता है फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, वेबचैट, वीचैट एंड टेलीग्राम एक्सेट्रा। तो किसी भी 2 का नाम आप लिख सकते हैं। इजी गोइंग क्वेश्चन था एंड ऑल क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग वाले क्वेश्चन से लिया गया था ये यूनिट 1 से। अब यूनिट 3 से जो साइबर एथिक्स वाला क्वेश्चन है वहां से भी क्वेश्चन आएगा आपको यहाँ पे।
तो रघु इज पेंटर एंड ब्लॉगर, ठीक है, ही रेगुलरली अपडेट्स हिज पेंटिंग इन हिज ब्लॉग रिसेंटली, ही शो वन ऑफ द हिज पेंटिंग बीइंग यूज्ड बाय द प्रेजेंटेशंस इन हिज फ्रेंड नित्यानंदा विदाउट एक्नॉलेजिंग रघु एज अ क्रिएटर। तो मतलब उसने कुछ फेस किया कि भाई प्लेगरिज्म हो रहा है। तो क्या क्राइम हो रहा है यहाँ पे नित्यानंद ने, व्हाट क्राइम इज कमिटेड बाय द नित्यानंदा। तो ये आप सभी को पता है कि जनरली इसको हम प्लेगरिज्म कहते हैं, कॉपीराइट भी कह सकते हैं, आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट भी कहा जा सकता है। रघु अप्रेज नित्यानंदा अबाउट आईपीआर एंड सोशल वैल्यूएशंस, एक्सपेंड द टर्म। आईपीआर का फुल फॉर्म बताना है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। Raghu wants to use e-commerce to sell his painting online. Write any 2 precautions that he could take while using e-commerce. तो e-commerce पे उसको क्या देखना चाहिए? सबसे पहले ऑथेंटिसिटी ऑफ वेबसाइट देखना चाहिए, लेजिटिमेसी को चेक करना चाहिए कि साइट सिक्योर है कि नहीं, HTTPS प्रोटोकॉल यूज हुआ या नहीं हुआ है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, कस्टमर रिव्यूज एंड ट्रस्ट डील को देखना चाहिए। उसको सिक्योर पेमेंट मेथड की तरफ जाना चाहिए, पासवर्ड अपना स्ट्रांग रखना चाहिए और अपडेटेड सॉफ्टवेयर एंटीवायरस यूज करना चाहिए। कोई भी 2 पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। मेंशन एनी 2 नेटिकेट्स, ये क्वेश्चन नंबर डी है। मेंशन एनी 2 नेटिकेट्स व्हिच रघु शुड फॉलो व्हाइल बीइंग ऑनलाइन। तो नेटिकेट्स में क्या होता है, देखो नेटिकेट्स होता है जब आप इंटरनेट यूज करते हो तो वहां पे आपको कुछ अपने मैनर्स को फॉलो करने हैं, कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस से रूल्स है जो हमें यूज करने चाहिए। एक तो किसी की भी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करो, ऐसा नहीं कि किसी के बारे में कुछ पता चला आपने उसको पब्लिक प्रोफाइल पे डाल दिया। थिंक बिफोर पोस्टिंग, कुछ भी पोस्ट करने से पहले सोचो इसका कुछ नुकसान भी हो सकता है आपको या किसी और को। रेस्पेक्टफुल, दूसरों को रिस्पेक्ट देना सीखिए। एक्नॉलेज द सोर्स, अगर आपने कुछ लिया है किसी से तो उसको एक्नॉलेज कीजिए, उसको मेंशन कीजिए। तो ये रहा आपका कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ 2024 सैंपल क्वेश्चन पेपर का। अभी 2025 सैंपल पेपर का सॉल्यूशन मैं डिस्कस करूंगा अगले वीडियो में, और फिर 2023 और 2022 के भी पेपर को हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।